पर अभी रिस्क नहीं ले सकते ना, पहला साल है। अब आप स्पेसिमेन हो उनके लिए, है ना। फ्रॉग को काटना सीख रहे हैं तो अभी फ्रॉग आप ही हो, आपके ऊपर होगा पहले कि चाकू कैसे चलाना है, ठीक है। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर हो रहा है, इसीलिए आप रिस्क नहीं ले सकते। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने लास्ट में फजांस रूल के ऊपर डिस्कशन कर रहा था। फजांस रूल में कौन कौन सा फैक्टर हो गया था? दो हो गए थे फैक्टर, चार्ज और साइज, ठीक है। साइज में कितने क्वेश्चन हो गए थे? 5-6 हो गए थे, ठीक है ठीक है। चलिए कल हम लोगों ने फजांस रूल की बात करी थी बेटा। फजांस रूल में हम लोगों ने दो फैक्टर्स के ऊपर बात करा था। पहला फैक्टर कौन सा था? चार्ज, और दूसरा फैक्टर क्या था? साइज। लेकिन एक बात अब ध्यान समझिएगा, तीसरा फैक्टर अभी हमें डिस्कस करना है, लेकिन उसका मैं प्रायोरिटी ऑर्डर आपको बता दूं कि जब भी फजांस रूल की बात करेंगे तो पहला फैक्टर आप चार्ज देख रहे होंगे, दूसरा फैक्टर और तीसरे फैक्टर पे जब हम बात करते हैं तो जो साइज हमने सेकंड नंबर पे पढ़ा है वो एक्चुअल में कौन से नंबर का फैक्टर होता है? थर्ड। और सेकंड नंबर पे एक फैक्टर देखा जाता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर इस फैक्टर को नाम क्या दिया जाता है बेटा? डीपीएस फैक्टर ना। डीपीएस कहने का मतलब है डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक। लेकिन होता क्या है कि इस पे से क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, और इसीलिए अपन पहले प्रायोरिटी पे किसको पढ़ रहे हैं? फर्स्ट को, फिर थर्ड को अपन ने सेकंड नंबर पे रखा और इसको हम लोग लास्ट में पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, प्रायोरिटी ऑर्डर दिमाग में सेट रखिएगा। सबसे पहले क्या देखना है? चार्ज। दूसरे नंबर पे क्या देखना है? डीपीएस। तीसरे नंबर पे क्या देखना है? साइज, ठीक है। तो हमने चार्ज और साइज को पढ़ लिया। अब डीपीएस कैसे काम करता है आइए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, थर्ड नंबर पे जो हम फैक्टर पढ़ रहे हैं दिस इज एक्चुअली फैक्टर नंबर 2, बट इसको लिखेंगे अपन इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में। और ये जो सेकंड नंबर पे फैक्टर आ रहा है इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, है ना बेटा। पोलराइज करने का पावर जो होता है वो किसके पास होता है? कैटायन के पास। कैटायन कितना ज्यादा पोलराइज करेगा वो कहीं ना कहीं कैटायन के चार्ज पे तो डिपेंड करता है, कैटायन के साइज पे तो डिपेंड करता है, लेकिन कैटायन की कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है बेटा। पोलराइजिंग पावर का जो ऑर्डर है, पोलराइजिंग पावर का जो ऑर्डर है जिसको आप फाइव भी बोलते हैं, तो उसका ऑर्डर है कि 18 इलेक्ट्रॉन वाले कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा, 18 + 2 इलेक्ट्रॉन वाले कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा, और 8 इलेक्ट्रॉन वालों का सबसे कम, ठीक है। ये जो कॉन्फ़िगरेशंस आपको दिख रही है, 18 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन जो आपको मिलता है ये जनरली आपको डी ब्लॉक के कैटायंस के साथ मिलेगा। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये जनरली आपको पी ब्लॉक के कैटायंस के साथ मिलेगा, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये जनरली आपको एस ब्लॉक के कैटायंस के साथ मिलेगा। और इसी ऑर्डर को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? डीपीएस, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन बार बार ये कॉन्फ़िगरेशन तो चेक कर नहीं सकते, तो कॉन्फ़िगरेशन चेक नहीं करते तो हम सीधे सीधे क्या याद कर लेंगे? डीपीएस। अब एक बात समझना, ये 18 इलेक्ट्रॉन, 18 + 2 या 8 इलेक्ट्रॉन कहना क्या चाहता है उसको समझिएगा। जैसे मान लो मैंने जिंक लिया, तो बेटा याद करो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल का 4s2 3d10, और इसके अंदर यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये सब भरा होगा, ठीक है। मैंने रीअरेंज कर दिया शेल के हिसाब से, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। अब मुझे बताओ जिंक के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है बेटा? +2। कैटायन की बात चल रही है, कैटायन की बात चल रही है। जिंक पे +2 होता है, क्या ये डी ब्लॉक का कैटायन है या नहीं है बेटा? है। तो +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे? 4s से। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे ना, तो मुझे बताइए अब इसका आउटर मोस्ट शेल पहले कौन था? 4, लेकिन अब फोर्थ शेल तो बचा ही नहीं, तो इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा बन गया? थर्ड। अब मुझे बताओ इस थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 18। और ऐसे कैटायन जिनके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन कैटायन। याद करिए, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने शुरू में ल्यूइस थ्योरी के एक्सेप्शंस में पढ़ा था। स्यूडो इनर्ट गैस, स्यूडो +2 इलेक्ट्रॉन वाला गैस, ये वही है। तो ये अपन ने देख लिया कि जिंक का ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ये किसका आएगा बेटा? पी ब्लॉक का। थैला, प्रभु और बायो में आएगा। इनर्ट पे इफेक्ट आगे पड़ेंगे पी ब्लॉक में, तब आएगा ये। और ये कंडीशन देख लो, मान लो मैंने सोडियम बोला, तो एस ब्लॉक का कैटायन है बेटा सोडियम, और सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। 10 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं फिल करूंगा तो 2,8 के हिसाब से फिल होता है। तो क्या इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है बेटा? है। तो ऐसे कैटायन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन कैटायन। तो खैर अब अपन क्या करेंगे, अपने को एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो अपन बार बार कैटायन के इलेक्ट्रॉन तो गिन नहीं सकते क्योंकि उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो अपन सिंपली इतना ध्यान रख लेंगे कि अगर एक कैटायन डी ब्लॉक का दिख रहा हो, जैसे दो क्वेश्चन दिए आपको, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं क्वेश्चन यहाँ पर, मान लीजिए आपको बोला NaCl और आपको बोला CuCl, और इसके अंदर बोला गया कि पोलराइजेशन का ऑर्डर बनाना है, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बनाना है और आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बनाना है। सुनते जाइएगा ध्यान से। पोलराइजेशन का पहला फैक्टर क्या है बेटा? चार्ज। तो आपने पहले चार्ज देखा इन पे, चार्ज दोनों पे क्या आ रहा है बेटा? +1 -1 +1 -1, चार्ज इज सेम। चार्ज सेम होने के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा फैक्टर देखते हैं आप? डीपीएस। ध्यान रखना, साइज नहीं लगाना है, दूसरे नंबर पे क्या लगाना है? डीपीएस। प्रायोरिटी यही रहेगी। अब डीपीएस में से मुझे बताइए क्या इसका कैटायन एस ब्लॉक का है या नहीं है बेटा? है। और क्या इसका कैटायन डी ब्लॉक का है या नहीं बेटा? है। तो अगर
चार्ज सेम हो जाए और उसके बाद एक का केटायन एस ब्लॉक का आ जाए या एक का केटायन डी ब्लॉक का आ जाए या केटायन के ब्लॉक्स अलग अलग हो, तो इस केस में आपको क्या लगाना पड़ेगा बेटा, डीपीएस। और डीपीएस जब लगाओगे तो मुझे बताओ डी ब्लॉक और एस ब्लॉक में से ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसका है बेटा, डी का। इसका मतलब इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा, तो इसका पोलराइजेशन ज्यादा, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा और इसका आयनिक कैरेक्टर कम। अब एक बात सुने, कल हमने साइज के जितने भी क्वेश्चन करे जरा उनको देखो, पांचों छह जो भी क्वेश्चन लिखे थे देखो जरा उनको। उसमें पहला फैक्टर क्या लगाया था अपन ने, चार्ज। चार्ज सेम था सब में। दूसरे नंबर पे बताइए साइज लगाना चाहिए था या डीपीएस लगाना चाहिए था, डीपीएस। अब जरा उसके केटायन देखो, आप पहले वाले क्वेश्चन के केटायन देखो, कौन है उसमें केटायन, पहले वाले में केटायन पीबी और पीबी, क्या दोनों केटायन सेम ब्लॉक, अब केटायन ही सेम है तो ब्लॉक भी सेम होगा। तो उसमें अगर केटायन, एक केटायन होता मान लो एस ब्लॉक का, एक होता है डी ब्लॉक का, दो क्वेश्चन जो कंपेयर करने, एक एस होता है एक डी होता, तो मैं लगाता डीपीएस, पर उसमें तो केटायन भी सेम है, इसलिए वहां डीपीएस काम नहीं करा। डीपीएस काम नहीं करा तो फिर तीसरे नंबर पर हमने क्या लगाया, साइज। दूसरा क्वेश्चन देखें वहां पर वापस से, चार्ज सेम है, चार्ज के बाद आपने केटायन देखा डीपीएस देखने के लिए, पर केटायन सेम थे, डीपीएस काम नहीं करेगा, साइज पे गए। फिर तीसरा क्वेश्चन देखें वहां पर, उसमें भी चार्ज सेम है, केटायन सेम है, डीपीएस काम नहीं करेगा, साइज से सॉल्व करा। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए, चौथे नंबर पे केटायन कौन दे रखा है, कौन कौन से, कॉमन है अलग अलग है, कॉमन है, एल दे रखा है। पांचवे में कौन दे रखा है, एल, और उसके अलावा कुछ लिया था, ठीक है। तो आप देख लो उन सब में केटायन ऐसे थे कि सारे केटायन सेम ब्लॉक के ही थे और इसलिए वहां डीपीएस नहीं लग सकता था। अब आइए इस पे वापस से, पहले आपने क्या देखा, पहला फैक्टर चार्ज सेम, दूसरे नंबर पे क्या देखना है, डीपीएस। क्या केटायन सेम है, अलग अलग ब्लॉक के हैं बेटा, अलग अलग ब्लॉक के हैं, एक एस ब्लॉक का है एक डी ब्लॉक का है, डीपीएस लगेगा, साइज नहीं लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप मान लो इस पर साइज लगाने जाते, क्या लगाने जाते, साइज, सोचो जरा, बताओ साइज लगाते, किसका साइज चेक करना होता, केटायन का, केटायन तो कॉमन है ना। अब मुझे बताओ सोडियम और कॉपर का साइज का आइडिया भी है आपको कुछ, तो आप साइज वैसे भी नहीं लगा पाओगे इसमें, अगर आप लगाने जाओगे भी ना तो आपके बस की बात ही नहीं आता, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहला फैक्टर चार्ज है और दूसरा फैक्टर कौन है बेटा, डीपीएस। अगर एक केटायन एस ब्लॉक का आ जाए एक डी ब्लॉक का आ जाए, अलग अलग ब्लॉक के केटायन आए तो डीपीएस काम करेगा, अगर अलग ब्लॉक का केटायन नहीं है तो फिर साइज पे अपन मूव कर जाएंगे। अच्छा एक और एग्जांपल इसी पैटर्न पे लेते हैं, इसी प्रायोरिटी पे लेते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ दिया गया बेटा केसीएल, यहाँ पर आपको दिया गया बेटा एजीसीएल। ध्यान सुनेगा, क्वेश्चन आपको बोला गया क्या देखना है बेटा, पोलराइजेशन, क्या देखना है बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर, क्या देखना है बेटा, आयनिक कैरेक्टर। देखिए ध्यान से, बताइए पोलराइजेशन का पहला फैक्टर क्या होता है, चार्ज। तो चार्ज आपने देखा, चार्ज क्या हो गया, सेम। चार्ज के बाद क्या लगाना है, साइज या डीपीएस, डीपीएस। मुझे बताओ यहाँ का केटायन कौन है, एस ब्लॉक, यहाँ का केटायन डी ब्लॉक, क्या ब्लॉक सेम है अलग अलग है, अलग अलग। अगर अलग अलग ब्लॉक के केटायन तो डी वाले का पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम। नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो प्रायोरिटी ध्यान रखना, लिखते भले अपन पहले साइज को है लेकिन अप्लाई करेंगे पहले किसको, डीपीएस को। जनरली डीपीएस काम में आता नहीं है इसलिए अपन इसको लास्ट में पढ़ रहे हैं, बट इसको सेकंड नंबर की प्रायोरिटी पे चेक किया जाता है।
चलो बेटा ना, अब यहाँ पर ये पोलराइजेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद अब लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग, वो है एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, जैसे ईएन जब हम लोगों ने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल के लास्ट में, तो उसके ढेर सारे एप्लीकेशन पढ़े थे हमने, एसिडिक बेसिक नेचर, और इसके अलावा हमने हैनी स्मिथ इक्वेशन, स्टीवेंसन शूमेकर, बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड एनर्जी, ऐसे इसमें भी ढेर सारे एप्लीकेशन हमें पढ़ने हैं। उसमें से पहला एप्लीकेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या आ रहा है बेटा, सॉल्युबिलिटी। याद करिएगा प्रीवियस क्लास में, है ना, कल की क्लास में मैंने आपको बोला था कि बेटा सॉल्युबिलिटी में एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, वो दो तरह के क्वेश्चन क्या बनते हैं कि भाई सॉल्युबिलिटी में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कई बार ऐसा क्वेश्चन होगा जो लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से सॉल्व करना पड़ेगा, जो कल हमने पढ़ा भी। और दूसरा क्वेश्चन किसका ऊपर आता है बेटा, पोलराइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो अब हम लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी कब लगाना होता है, जब केटायन कौन से ब्लॉक का होता है, एस ब्लॉक का। ये कल लिखाया गया था आपको। और जब पोलराइजेशन की बात करते हैं, अगर डी ब्लॉक का केटायन है या फिर पी ब्लॉक का केटायन है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लैटिस हाइड्रेशन से सॉल्व करने के बजाय किससे सॉल्व करते हैं बेटा, पोलराइजेशन से। ठीक है, आइए बात करते हैं पोलराइजेशन की। याद करिएगा सॉल्युबिलिटी में एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जरा वो पेज पे चले जाए, लाइक डिसॉल्व्स लाइक पे, जहां 3 पॉइंट लिखे थे हम लोगों ने। आयनिक कंपाउंड मोर पोलर इज डिसॉल्व्ड इन मोर पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, है ना, इस तरह की बातें हम लोगों ने लिखी थी। 3 पॉइंट लिखे थे लाइक डिसॉल्व लाइक पे। जरा उस पॉइंट को देखते रहिएगा, इधर देखें जरा, मुझे बताइए उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, आयनिक कंपाउंड को किसमें डिसॉल्व करेंगे, वाटर में। इधर देखें, इधर देखें, आयनिक कंपाउंड जो होगा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे अच्छी किसमें होगी, वाटर में। तो वाटर में बेस्ट सोर्टेबल सॉल्यूट जो होगा वो कौन होगा, आयनिक। जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा। अच्छा बताओ, अगर किसी का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रखना है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम, और कोवेलेंट कैरेक्टर कम तो पोलराइजेशन भी कम। तो अगर हम लोग पोलराइजेशन की मदद से सॉल्युबिलिटी को सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे, जिसका पोलराइजेशन ज्यादा उसका पानी में सॉल्युबिलिटी कम, क्योंकि पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट ज्यादा, कोवेलेंट ज्यादा तो आयनिक कम, आयनिक कम तो पानी में सॉल्युबिलिटी कम। दूसरी बात, वहां सेकंड और थर्ड पॉइंट पढ़िए। सेकंड नंबर पे अपन ने क्या लिखा है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, और तीसरे नंबर पे क्या लिखा है, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, अब देखो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं सेकंड और थर्ड, कोवेलेंट कंपाउंड चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, उसको किस में डिसॉल्व किया गया है, सॉल्वेंट देखो वहां पर, एक जगह है क्लोरोफॉर्म, एक जगह है एसीटोन, और दूसरे वाले में कौन है, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सारे जो सॉल्वेंट है ये कैसे सॉल्वेंट है बेटा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। आप देखो सब कार्बन के कंपाउंड्स है, ठीक है ना। तो कोवेलेंट कंपाउंड की ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसमें होती है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और आयनिक कंपाउंड की ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसमें होती है बेटा, वाटर में। हमें कुछ ना दिया जाए तो हमें बाय डिफॉल्ट तो किसमें सॉल्युबिलिटी निकालनी होती है, वाटर में, बिकॉज वाटर इज अवर यूनिवर्सल सॉल्वेंट। लेकिन हाँ, ionic compound will be more soluble in water, and second and third point के बेसिस में covalent compound will be more soluble in organic solvents। आइए बात करते हैं, आपके सामने मान लो एग्जाम में दो केसेस आ गए, ये एग्जांपल नंबर ए है, एग्जांपल नंबर बी है। आपको बोला एजीएफ, एजीसीएल, एजीबीआर, एजीआई, पीबीएफ2, पीबीसीएल2, पीबीबीआर2, पीबीआई2, और बोला इनका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बनाना है। तो बेटा सॉल्युबिलिटी के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा केटायंस को, कि केटायन एस ब्लॉक का है कि पी ब्लॉक का है कि डी ब्लॉक का है। मुझे बताइए इसमें केटायन कौन से ब्लॉक का है, डी ब्लॉक, सिल्वर डी ब्लॉक को बिलोंग करता है, और लेड जो है वो पी ब्लॉक को बिलोंग करता है। अगर केटायन आपके एस ब्लॉक के होते हैं तो आप क्या करते हैं, कॉमन आयन छोटा, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, कॉमन आयन बड़ा, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी कम होगी, जो कल हमने पढ़ा। लेकिन यहां पर आपको क्या लगाना है, पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन लगाना है तो पहले पोलराइजेशन का ऑर्डर बनाते हैं, और जो पोलराइजेशन का ऑर्डर होगा वाटर में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर उसका ठीक उल्टा होगा। याद रखना, अगर सिर्फ सॉल्युबिलिटी बोला है तो आप बाय डिफॉल्ट, मतलब ये नहीं बोला कि वाटर है कि ऑर्गेनिक है, तो बाय डिफॉल्ट आप वाटर मान के चलेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ इनका पोलराइजेशन का ऑर्डर बनाना है। पोलराइजेशन के कितने फैक्टर है बेटा, 3। पहला फैक्टर क्या है, चार्ज। जब जब चार्ज बढ़ेगा तब तब पोलराइजेशन बढ़ेगा, पर चार्ज तो सेम है। दूसरे वाले को देखो, यहां पर भी +2 - 1, +2 - 1, +2 - 1, -1, ठीक है। चलिए, तो +2 - 1, यहां पर चार्ज क्या है, सेम। तो चार्ज सेम है, दूसरे नंबर पे क्या लगाओगे, डीपीएस, साइज नहीं, क्या लगाओगे, डीपीएस। सारे केटायन सेम ब्लॉक पे, डीपीएस नहीं लगेगा, सारे केटायन सेम ब्लॉक पे, डीपीएस नहीं लगेगा। फिर क्या लगेगा, साइज। केटायन तो कॉमन है, तो साइज किसका देखोगे, एनायन का, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइन। और अच्छे पोलराइजेशन के लिए एनायन छोटू या बड़ू, जितना बड़ा एनायन उतना ज्यादा पोलराइजेशन, मतलब जितना बड़ा एनायन है पोलराइजेशन उतना ज्यादा। और बेटा अगर किसी का पोलराइजेशन ज्यादा है तो उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि उसका आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। ये ऑर्डर बन के आ जाता है। अब देखो, ये तो अपन ने कॉन्सेप्ट की बात करी, अब एग्जाम में आ जाए तो जो लेटिस हाइड्रेशन बताया था इसी चुपचाप करके आ जाए। इधर कॉमन आयन सिल्वर है, 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है,
कॉमन आयन बड़ा कि छोटा? बड़ा। जब कॉमन आयन बड़ा होता है तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी कम होती है भाई। यहाँ भी कॉमन आयन बड़ा है, पीबी में भी 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, कॉमन आयन बड़ा, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी कम। उसी से आंसर आ जाएगा, लेकिन हाँ कॉन्सेप्चुअली ऐसे देखा जाता है। ठीक है, आप लोग तो दिमाग में ज्यादा परेशानी आए सॉल्युबिलिटी को लेकर के भैया इसका कैसा उसका कैसा, वही वो एक ही चीज जो पढ़ रखी वही लगाते रहना चुपचाप। ठीक है भाई, एप्लीकेशन नंबर 2 पे आते हैं, आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेकंड नंबर पे जो एप्लीकेशन आपके सामने लिखा है वो क्या लिखा है बेटा? कलर इंटेंसिटी। कलर इंटेंसिटी मतलब कलर का डार्कनेस। ठीक है, एक पॉइंट सुनिएगा, जनरली आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में दो बातें चलती है। वो बातें क्या होती है? आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली कलरलेस। आयनिक कंपाउंड जनरली कैसे होते हैं? कलरलेस। और कोवेलेंट कंपाउंड जनरली कलर्ड होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या निकलता है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनके अंदर कलर की इंटेंसिटी होती है क्योंकि वो कलर्ड होते हैं, और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जनरली क्या मिलेंगे? कलरलेस। तो इसी पॉइंट को हम यहाँ पर एप्लीकेशन बना के लिख रहे हैं कि भाई जो जितना ज्यादा कोवेलेंट नेचर का होगा उसकी कलर की इंटेंसिटी, कलर का डार्कनेस उतना ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए एजीएफ, एजीसीएल, एजीबीआर, एजीआई, ये आपको एग्जांपल दिया गया और ये एग्जांपल के कलर्स आपको याद रखने भी है, ये इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएंगे। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, इसमें एजीएफ, एजीसीएल, एजीबीआर, एजीआई, इसको मुझे किससे सॉल्व करना है? मान लो पोलराइजेशन से। तो बताइए पोलराइजेशन लगाता हूं, मुझे बताइए पोलराइजेशन का पहला फैक्टर क्या है बेटा? चार्ज। चार्ज क्या हो गया? सेम। फिर क्या लगाते? डीपीएस। डीपीएस लगेगा नहीं क्योंकि कैटायन सेम है। फिर क्या लगाएंगे? साइज। लेफ्ट टू राइट जाने पर एनायन का साइज बढ़ रहा है। एनायन जितना बड़ा पोलराइजेशन उतना ज्यादा, पोलराइजेशन जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा कलर की इंटेंसिटी या कलर का डार्कनेस उतना ज्यादा। अब देखो कलर लिखे भी है इस बात को समझाने के लिए। एजीएफ कैसा होगा? कलरलेस, मतलब ये डिसॉल्व हो जाता है, जैसे नमक को पानी में घुल दिया कुछ दिखेगा ही नहीं, वैसा होगा ये। एजीसीएल, एजीबीआर, एजीआई, ध्यान सुनना, ये सॉल्युबल होता है। क्यों आज होगा प्रभात? क्यों आज होगा प्रभात का सीबीआई इनसॉल्युबल होता है, मतलब ये प्रेसिपिटेट होते हैं और ये सॉल्युबल होता है। तो इसमें मैंने प्रेसिपिटेट नहीं लिखा है, ये सॉल्युबल है और वो तीनों इनसॉल्युबल है। ये सॉल्युबल हो जाता है कलरलेस है, बाकी वो तीनों कलर के प्रेसिपिटेट देते हैं। अब इसका कलर कैसा बेटा? व्हाइट। इसका कलर कैसा बेटा? पेल येलो। पेल येलो मतलब लाइट येलो। ठीक है, कलर से मैंने थोड़ा वैसा लिखने की कोशिश करी, व्हाइट, लाइट येलो, डार्क येलो। अब आप देखो क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर, इसको भूल जाइए, क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर कलर की डार्कनेस इंटेंसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है बेटा? बढ़ रही है, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो कलर इंटेंसिटी बढ़ती है। ये तीनों प्रेसिपिटेट के कलर याद होने चाहिए, खासकर एजीसीएल व्हाइट प्रेसिपिटेट काम आने वाला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर आपको। ठीक है, लिख लिया ये सबने? फटाफट लिखो, 10 सेकंड का समय है, कलर याद करके लिख लो फटाफट। पेल येलो, डार्क येलो, व्हाइट कलरलेस।
चलिए ना, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। तीसरे नंबर पे जो एप्लीकेशन आता है हमारे सामने, वो तीसरे नंबर का एप्लीकेशन कौन सा है बेटा? दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब सबसे पहली बात, मेल्टिंग पॉइंट का जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में समझिएगा। मेल्टिंग पॉइंट जो प्रॉपर्टी है, ये मैंने पहले भी आपको बोलता, तीन प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये बिना सर पैर की प्रॉपर्टी होती है। इसमें ढेरों फैक्टर्स होते हैं। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट हमें दो तरीके से पढ़ना है हमारे सिलेबस में। ध्यान सुनना, ध्यान समझना। पहला हमें पढ़ना है बेटा मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट्स का, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऐसा। और एक हमें पढ़ना है मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड्स का। अभी जो टॉपिक है उसके अंदर हम कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट हम कब पढ़ेंगे? जब हम ब्लॉक्स पढ़ रहे होंगे, इंडिविजुअल ब्लॉक में हर किसी के मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो अभी हमारा कंपाउंड के ऊपर फोकस रहेगा। और कंपाउंड में दो तरह के कंपाउंड हमारे सिलेबस में हमें पढ़ने होते हैं, आयनिक कंपाउंड और एक कोवेलेंट कंपाउंड। अब एक बात बताओ, जनरली आपका जो सोचना है वो क्या कहता है, आयनिक और कोवेलेंट में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए? आयनिक का, क्योंकि वहां पर इंटरेक्शन ज्यादा पावरफुल होता है, कंप्लीट पॉजिटिव, कंप्लीट नेगेटिव होता है। तो यही फैक्ट है कि भाई आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड में से जनरली मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? आयनिक का। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट होने के बावजूद भी आयनिक से ज्यादा होता है। चार एग्जांपल होते हैं, डायमंड, नॉर्बाइट, कार्बोरेंडम, सिलिका। तो वो चार अपने को दिमाग में रखने होते हैं कि डायमंड, नॉर्बाइट, कार्बोरेंडम, सिलिका है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, वरना उसके बाद आयनिक और कोवेलेंट में से आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा और कोवेलेंट का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। आइए इसके ऊपर बात कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहली बात, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर पहला फैक्ट कि जनरली आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं और जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, इनमें से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा बेटा? आयनिक कंपाउंड्स का। पर मैंने बोला चार एक्सेप्शन होते हैं जो अपने को ध्यान रखना है। तो एक्सेप्ट डायमंड, नॉर्बाइड, एक्सेप्ट डायमंड, नॉर्बाइड, कार्बोरेंडम और सिलिका। ध्यान से देखिए ना, डायमंड के बाद B4C जो है ना, इसका नाम क्या बेटा? नॉर्बाइड। SiC का नाम है बेटा कार्बोरेंडम, ठीक है ना, कार्बोरेंडम नाम है इसका। इसके बाद SiO2 हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, सिलिका, 8 मेंबर रिंग वगैरह। और Al2O3 को बोला जाता है बेटा एल्यूमिना, या फिर इसका एक और नाम होता है कोरेंडम। नाम ध्यान से देख लें, एक है कार्बोरेंडम और एक है कोरेंडम, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब एक बात समझे बेटा, डायमंड याद करो, डायमंड का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होता है जूनियर क्लासेस में, कि एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े होते हैं बेटा? 4 कार्बन, टेट्राहेड्रली, ऐसे चेन चलती जाती। सुनते जाओ, समझते जाओ पहले। अब मुझे बताओ, इसमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड कैसा है? ये आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा होगा? कोवेलेंट। अरे बोरॉन क्या है? नॉन मेटल, एनसीईआरटी के हिसाब से टिपिकल नॉन मेटल है, ठीक है ना। नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल। सिलिकॉन मेटलॉइड होता है, बट ये जनरली एसिडिक नेचर दिखाता है, मतलब नॉन मेटेलिक बॉन्ड बनाता है। तो ये सारे नॉन मेटल के बॉन्ड है। नॉन मेटल के बॉन्ड कैसे होते हैं बेटा? कोवेलेंट। लेकिन कोवेलेंट होने के बावजूद, और ये है मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड, ये है आयनिक। लेकिन आयनिक और कोवेलेंट में से जनरली आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, आयनिक और कोवेलेंट में से जनरली आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, लेकिन आयनिक से भी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट 4 कोवेलेंट कंपाउंड का मिलता है। और वो 4 कोवेलेंट कंपाउंड अपने को याद रखने, वो कौन है बेटा? डायमंड, नॉर्बाइड, कार्बोरेंडम, सिलिका। अब एक बात सुनना, क्यों सर ये कोवेलेंट है फिर भी इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर मोनोमेरिक नहीं होता, इनका स्ट्रक्चर पॉलीमेरिक होता है। याद करो, सिलिका का स्ट्रक्चर बनाया था, अभी डायमंड का दिखाया मैंने, कार्बन, बस एक कार्बन 4 से जुड़ के रुक गया क्या? नहीं, चेन तो आगे भी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जब आप मेल्ट करने जाओगे तो एक बॉन्ड नहीं तोड़ना पड़ेगा, ढेर सारे बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पॉलीमेरिक। जब आप सिलिका बनाओगे तो सिलिका में एक सिलिकॉन कई सारे ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। अब आपको उसको मेल्ट करना है तो ढेर सारे बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, और ढेर सारे बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, और टेम्परेचर ज्यादा लगेगा मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो इनमें से डायमंड और सिलिका तो हमारे सिलेबस में भी है, नॉर्बाइट और कार्बोरेंडम नहीं है, बट फिर भी अपने को पता होना चाहिए, तो इनके बारे में लिख दे रहा हूं। दे हैव जायंट, जायंट मतलब हाँ बहुत ज्यादा बड़ा है ना, जायंट कोवेलेंट, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। इनका कोवेलेंट स्ट्रक्चर तो होता है लेकिन पॉलीमेरिक होता है, और बहुत ज्यादा पॉलीमेरिक होता है, मतलब कोवेलेंट जायंट स्ट्रक्चर होता है, और इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स के मुकाबले भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये डायमंड में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है, सुना होता है ऐसा कई बार आपने, बताइए इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है?
अरे एक कार्बन कितने से जुड़ा है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। अच्छा मुझे बताओ सिलिका SiO2, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या था, sp3। ये पढ़ा हुआ मैंने, बोला था ये कॉपी में अपन ऐसा बनाते प्लेनर, पर ये प्लेनर नहीं होता, ये नॉन प्लेनर होता, 3D में ऐसा दिखेगा। ये बुक और कॉपी को देख के मत आंसर दे देना, ठीक है। ये sp3 इधर देखो, ये sp3 पहला वाला, ये आखिरी वाला भी sp3। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है आपको, लेकिन हाँ कभी पूछे तो इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp3 है। इनका भी sp3 होता है, इसका भी sp3 होता है, तो ये ध्यान रखना। वैसे नॉर्माइड कार्बोनेटम आएगा नहीं आपको, लेकिन कभी पूछ ले हाइब्रिडाइजेशन इन केस, तो अपने को अगर पता नहीं होगा तो अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये जितने भी है ना, ये सब sp3 कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, सबका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठंड लग रही तो इतना कमजोर क्यों है तू, है? अभी कहाँ ठंड है बेटा, अब लगेगी। नहीं नहीं, मैं तो वो टीवी के लिए बोल रहा था, तो टीवी चला रहा। क्या हो गया, बोल बोल। अबे तो अभी तो मैं तो कुछ बोला ही नहीं हवा के लिए, वो तो नहीं आ रहा पहले जितना आ रहा था। क्योंकि इधर लिखेंगे तो कम से कम उधर देखते रहोगे, इधर मैं लिखना चालू कर दूंगा तो इधर वालों को ब्लॉक हो जाएगा दिखना है, इसलिए बोर्ड वैसे ही होता था, समय बर्बाद हो रहा था। चल जाएगा एक बार। क्या हो गया, क्या हो गया, ये अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है क्या, आ गया इधर भी, उधर भी चल रहा है, देख ले।
चलिए बेटा ना, अभी ये जो केसेस अभी आपके सामने लिखे, आइए पहले इस पर डिस्कशन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हमने क्या डिस्कशन करा कि मेल्टिंग पॉइंट में आयनिक और कोवेलेंट में से आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, कोवेलेंट का मेल्टिंग पॉइंट जनरली कम, बट आयनिक से भी ज्यादा किसका मेल्टिंग पॉइंट है बेटा? डायमंड, नॉर्बाइट, कार्बोनेट, सिलिका। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उनका जाइंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है और इन सबका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है बेटा? sp3 होता है। लेकिन अब एक बात सुनिएगा, हो सकता है ना एग्जाम में बहुत सारे आयनिक ही आयनिक देते, जैसे ये सारे आयनिक दे दिए। अब आयनिक 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 ही दे दे, अगर बहुत सारे आयनिक कंपाउंड दे दो, फिर पूछे कि भैया इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, मतलब क्वेश्चन अगर ये हो और ये हो तो अपन बोल देंगे ये ज्यादा, क्वेश्चन अगर ये और ये हो तो अपन बोल देंगे ये ज्यादा। लेकिन आयनिक 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 ही देते बहुत सारे, और बोले इसमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर उसके लिए हम लोग यहाँ पर केसेस देख रहे हैं। देखिए पहला केस क्या है कि बेटा जब भी क्वेश्चन आएगा तो जनरली कोई ना कोई आयन क्या होता है? कॉमन, ठीक है ना। तो अगर कॉमन आयन इज ग्रुप 1 कैटायन, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कॉमन आयन दिख रहा हो तो, या फिर कॉमन आयन कौन हो? हकन ऑफ। क्या बोलेंगे इसको? हकन ऑफ। हकन ऑफ कहने का मतलब है इनके एनायन, हकन ऑफ के क्या है? एनायन। देखो, कॉमन आयन अगर ग्रुप 1 का कैटायन है और या फिर हकन ऑफ का एनायन है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मेल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा बेटा? लैटिस एनर्जी। क्यों लैटिस एनर्जी देख रहे हैं? आयनिक कंपाउंड किस फॉर्म में रहते हैं? क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में। अगर लैटिस स्ट्रॉन्ग है तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी, और अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है, लैटिस स्ट्रॉन्ग है, तो लैटिस को तोड़ना मुश्किल होगा। मुश्किल होगा तो उसके लिए टेम्परेचर क्या लगेगा? ज्यादा, और वो जो टेम्परेचर लगेगा उसी को तो हम लोग क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब है कि अगर लैटिस एनर्जी से आप सॉल्व करें, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जनरली लैटिस से डिपेंड करेगा, तो लैटिस एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि उतनी लैटिस एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए आपको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हो सकता है कॉमन आयन ग्रुप 1 या हकन ऑफ के अलावा कोई कॉमन आयन आ जाए। तो अगर इनके अलावा कोई और दूसरा कॉमन आयन आता है तो आपको फिर उस क्वेश्चन को किससे सॉल्व करना है बेटा? पोलराइजेशन से। अच्छा मुझे बताओ, अगर पोलराइजेशन कम है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, और कोवेलेंट कैरेक्टर कम है तो आयनिक कैरेक्टर, और आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो पोलराइजेशन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि पोलराइजेशन कम होगा तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट जनरली आयनिक कंपाउंड का क्या होता है? ज्यादा। अब एक और केस हो सकता है कोई कॉमन आयन दिया ही ना, तो यहाँ तो कॉमन की बात करें, हो सकता है कॉमन ही ना दे। अब कॉमन ना दे तो भी किससे सॉल्व करना है? लैटिस एनर्जी से, क्योंकि अल्टीमेटली आयनिक कंपाउंड का लैटिस स्ट्रक्चर होता है, और लैटिस और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आइए इसको अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पर वन बाय वन। बेटा मुझे बताओ, NF, MgF2, AlF3, बताइए इसमें कॉमन आयन कौन है? नाम बोलो इसका। NF का नाम क्या है? MgF2 का मैग्नीशियम फ्लोराइड, तीसरे का एल्यूमिनियम फ्लोराइड। कॉमन आयन कौन आ रहा है? फ्लोराइड। फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? F माइनस। क्या ये ग्रुप 1 और हकन ऑफ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अगर हकन ऑफ में आ रहा है तो क्या यूज करोगे? लैटिस। मुझे बताइए यहाँ पर इसका नाम क्या बेटा? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। कॉमन आयन कौन आ रहा है? क्लोराइड। ना तो ये ग्रुप 1 का है ना ये हकन ऑफ का है, क्या लगाओगे? पोलराइजेशन। मुझे बताइए यहाँ पर लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, इसमें कॉमन आयन कौन आ रहा है? फ्लोराइड। क्या ये हकन ऑफ में आ रहा है? हाँ। क्या लगाओगे? लैटिस एनर्जी। अगले वाले को देखो, लिथियम 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 लिथियम, कॉमन आयन कौन आ रहा है? लिथियम। क्या ये ग्रुप 1 का है या नहीं है? क्या लगाओगे? लैटिस एनर्जी। अगर कॉमन आयन ग्रुप 1 का हो जाए या फिर हकन ऑफ का हो जाए, लैटिस, अदरवाइज पोलराइजेशन। ठीक। अब आइए इसको अप्लाई करते हैं। मुझे बताइए, अगर लैटिस से सॉल्व करना है तो मुझे किसका ऑर्डर बनाना पड़ेगा बेटा? लैटिस एनर्जी का। तो पहले ऑर्डर में किसका बना रहा हूं? लैटिस का। इसको किससे सॉल्व करना है? पोलराइजेशन से। इसको किससे सॉल्व करना है? लैटिस से। इसको किससे सॉल्व करना है? लैटिस से। तो मैं लैटिस का ऑर्डर बना लेता हूं, जो ऑर्डर लैटिस का आएगा वही मेल्टिंग पॉइंट का आएगा, और जिसको पोलराइजेशन से सॉल्व करना है, जो ऑर्डर पोलराइजेशन का आएगा उसका ऑपोजिट ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट का आएगा। मुझे बताइए, लैटिस एनर्जी का पहला फैक्टर क्या होता है? चार्ज। इस पे +1 है, इस पे +2 है, इस पे +3 है। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर चार्ज बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो मुझे बताइए, लेफ्ट टू राइट चार्ज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगी, और लैटिस एनर्जी बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, क्योंकि लैटिस उतना स्ट्रॉन्ग होगा। आइए पहले लैटिस वाले सारे केसेस करते हैं। मुझे बताइए यहाँ पर भी क्या लगाना है? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का पहला फैक्टर बोलिए क्या है बेटा? चार्ज। चार्ज यहाँ पर क्या हो गया? सेम। फिजिक्स का फॉर्मूला याद करिए, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अब मुझे बताओ, चार्ज तो सेम है, फिर क्या लगाऊंगा? रेडियस। लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस बढ़ रहा है, अगर रेडियस बढ़ेगा तो एनर्जी कम, मतलब लैटिस एनर्जी कम हो रही है। और अगर लैटिस एनर्जी कम हो गई तो फिर मेल्टिंग पॉइंट भी तो कम हो जाएगा, बिकॉज मेल्टिंग एंड लैटिस एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आइए अगले वाले केस में, मुझे बताइए इसको भी लैटिस से सॉल्व करना है। लैटिस का पहला फैक्टर क्या है बेटा? चार्ज।
चार्ज सेम है, फिर क्या देखेंगे, रेडियस, लेफ्ट टू राइट, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड, रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। और जो ऑर्डर लैटिस एनर्जी का आएगा वही ऑर्डर किसका आ जाएगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट का भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लैटिस एनर्जी ज्यादा मतलब लैटिस स्ट्रॉन्ग है, लैटिस स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आगे आते हैं सेकंड नंबर के केस पे, यहां क्या लगाना है आपको, पोलराइजेशन। बेटा पोलराइजेशन के कितने फैक्टर पड़े आपने, यार 3। पोलराइजेशन के कितने फैक्टर, 3। पहला फैक्टर चार्ज, दूसरा डीपीएस, तीसरा साइज। वेरी गुड। पहला फैक्टर क्या लगाएंगे बेटा, चार्ज। लाइन बोलो, चार्ज के हिसाब से क्या होता है पोलराइजेशन में, जब जब चार्ज बढ़ेगा तब तब पोलराइजेशन बढ़ेगा। बोलो क्या बोला मैंने, जोर से बोलो। जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। आइए पहला फैक्टर लगाते हैं यहां पर। सबसे पहले चार्ज देखना है, बताइए इस पे कितना है, +1, इस पे कितना है, +2, इस पे कितना है, +3। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जब जब चार्ज बढ़ेगा तब तब पोलराइजेशन बढ़ेगा, और पोलराइजेशन बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बिकॉज पोलराइजेशन एंड मेल्टिंग पॉइंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नोट डाउन करिए इसे। चलिए ये फिफ्थ और सिक्स पे केस आपके सामने लिखे, आइए इस पे डिस्कशन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अगले एप्लीकेशन पे। बेटा फिफ्थ नंबर पे देखिए, कैल्शियम क्लोराइड, FeCl2, FeCl2 और FeCl3, इनके नाम क्या होंगे, FeCl2 FeCl3 के नाम क्या होंगे, हैं? फेरस और फेरिक सुना है? फेरस किसको बोलते हैं, लोअर को या हायर को, लोअर को। लोअर स्टेट के साथ अस आता है, हायर स्टेट के साथ इक आता है। जिसको ना पता हो लिख लेना, क्योंकि ये काम आएंगी बातें ना। लोअर स्टेट में अस, OUS है ना, अस, और हायर स्टेट में इक लगाया जाता है। लोअर स्टेट में अस और हायर स्टेट में इक। जैसे आयरन की 2 स्टेट है, +2 +3, तो लोअर कौन है दोनों में से, +2, तो उसको क्या बोलेंगे, फेरस, और +3 वाले को क्या बोलेंगे, फेरिक। ऐसे कॉपर की 2 स्टेट होती है, कॉपर +1 और एक कॉपर +2, तो कॉपर +1 लोअर स्टेट है, उसको बोलेंगे क्यूप्रस, और कॉपर +2 हायर स्टेट है, उसको क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक, है ना। इस तरह से नाम पता होने चाहिए। Sn+2 स्टेनस, Sn+4 स्टैनिक, इस तरह से नाम चलेंगे, ठीक है। आइए देखिएगा, यहां पर कैल्शियम क्लोराइड, फेरस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड की बात हो रही है। अब एक बात सुनना, यहां पर कॉमन आयन कौन दिख रहा है बेटा, क्लोराइड। कॉमन आयन जो क्लोराइड है, ना तो ये ग्रुप 1 का है, ना ये हकन ऑफ का है, मतलब क्या लगाओगे बेटा, पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन का ऑर्डर बनाना है। पोलराइजेशन का पहला फैक्टर क्या है बेटा, चार्ज। तो यहां पर आपने देखा इस पे +2 है, इस पे +2 है और इस पे +3 है। क्या लेफ्ट टू राइट सबका चार्ज सेम है, अलग अलग है बेटा, अलग अलग है। इसका चार्ज +3, जिसका चार्ज ज्यादा उसका पोलराइजेशन ज्यादा। लेकिन अब इन दोनों को देखो, CaCl2 FeCl2, इसके चार्ज तो सेम है, वो चार्ज सेम है, तो फिर सेकंड नंबर पे फैक्टर कौन सा लगाते हो, डीपीएस। क्या ये S ब्लॉक का है और क्या ये D ब्लॉक का है, D वाले का पोलराइजेशन ज्यादा। अब ये पोलराइजेशन का ऑर्डर आ गया, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। अगले वाले पे आइए, कॉमन आयन कौन दिख रहा है बेटा, ऑक्साइड। ऑक्साइड के लिए क्या लगाओगे, लैटिस। लैटिस के लिए पहले चार्ज देखोगे, चार्ज सेम है, +1 -2, फिर क्या देखोगे, साइज। साइज बढ़ रहा है, लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज,
और लैटिस एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, तो नोट डाउन कर लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट के कभी क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से सॉल्व करने, और ये कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट है, एलिमेंट की नहीं है, एलिमेंट हम आगे पढ़ेंगे। अब ये जो टॉपिक अपन ने पढ़ा है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, तो एग्जाम में जब आप पढ़ के जाएंगे तो आपके पास है ना, सब कुछ पढ़ने के बाद अगर समय बचे तो ही पढ़ना है इसको। क्या बोला मैंने? सब कुछ पढ़ने के बाद समय बचे तो ही पढ़ना है इसको, ठीक है? अर्थात समझ में आना चाहिए क्या कहना चाहते हैं, ठीक है? सिलेबस का पार्ट है लेकिन क्वेश्चन आते नहीं है। पिछले 10-15 साल के आप पेपर उठा के देख लेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड का क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं आपको। जैसा मैंने बॉर्न हेबर साइकिल के लिए भी आपको बोला था कि बॉर्न हेबर साइकिल के भी क्वेश्चन नहीं आते, पर ठीक है, सिलेबस के पार्ट में पढ़ना जरूरी है, तो इसीलिए हमने पढ़ लिया, अदरवाइज क्वेश्चन इस पे से आते नहीं। चले अब आगे बढ़ते हैं। 3 एप्लीकेशंस हम लोगों ने पढ़ ली। पहला एप्लीकेशन हमने पढ़ा सॉलिबिलिटी, दूसरा पढ़ा कलर इंटेंसिटी, तीसरा क्या पढ़ा बेटा? मेल्टिंग पॉइंट। आते हैं चौथे एप्लीकेशन की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बेटा, वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, या फिर इसी टॉपिक को कई बार कई जगहों पर हीटिंग इफेक्ट नाम से भी आपके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। थर्मल डिकम्पोजिशन और हीटिंग इफेक्ट, चांद सितारों सजा देना टॉपिक का नाम। जो जो इसमें लिखाया जा रहा है सारी चीजें पता होनी चाहिए लास्ट तक, ठीक है? अब देखो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया क्या इसमें जरूरी है, क्या जरूरी नहीं, और ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक क्यों है आपके लिए, उस पर बात करते हैं। बात बताइए, थर्मल डिकम्पोजिशन जो है ना, पहले अपन इसकी कैटेगरी पे चलते हैं कि ये है क्या। कहाँ चलते हैं? इतिहास के पन्नों में। 10वीं की परीक्षा दी है कभी? प्रसाद चढ़ा के पास हो गए होंगे। 2 बार प्रसाद चढ़ाए थे, 2 बार दी थी 10वीं की परीक्षा। क्यों पहली बार फेल हो गई थी क्या? फिर 2 बार हुआ था? ऐसे कैसे? ए क्या? अच्छा अच्छा, ऐसा हुआ था क्या? मतलब पहले आधा सिलेबस फिर आधा सिलेबस, फिर दोनों का क्यूमुलेटिव करके परसेंटेज बना, ऐसा नहीं बना? लास्ट वाले से बना, क्यूमुलेटिव बना। अभी तुम्हें कोई, तुमको आधो को पता ही नहीं क्या हुआ था, तो बाकी तो क्या ही बात। तो 2 टर्म में, मतलब वो पहले जो हाफ ईयरली होता था वो तुम्हारा टर्म 1 हो गया, और फिर टर्म 1 OMR वाला ऑब्जेक्टिव, ओके, दूसरा वाला सब्जेक्टिव, और सिलेबस अलग अलग था। ऐसा तो नहीं था जो 1 में आया वो 2 में आया, नहीं। क्वेश्चन भी बता दिए थे क्या? मैं जिस हिसाब से तुम बात कर रहे हो, तो स्कूल वालों ने पेपर भी बता ही दिया होगा, ये क्वेश्चन आएंगे। हाँ बता देते। OMR फिल करवाई थी। हाँ, जो नहीं आया वो छोड़ दो, हम भर देंगे। हाँ, ये भी अच्छा तरीका है। ऐसा नहीं हुआ था? देख लो अब हिंदुस्तान में क्या क्या हो सकता है। ये सब नीट में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो मेरी सेंटर पे ड्यूटी लगी हुई है, मेरा कोई रिश्तेदार वहां बैठा हुआ है, हो गया ना? ऐसा कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा होता होगा, बिल्कुल होता होगा। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। ऐसा थोड़ी है बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर पेपर नहीं होता, कोई भी नहीं हो सकता और हो भी नहीं सकता। कोई भी एग्जाम अपन अगर सोचे कि एकदम क्लीनली पेपर हो जाए, कोई नहीं हो सकता, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? एडवांस? हाँ बोल बोल क्या? अरे हो सकता है, जैसे मेरे को ये जानकारी पता चल गई, मेरे को नहीं पता था, कुछ और पता चल, यही एडवांस में ऐसा हुआ था। नहीं होगी चीटिंग, हो गई थी, नहीं हुई थी, नहीं होती है, चीटिंग नहीं होती है। कौन सी दुनिया में जीरी वाली का तू? हाँ, तो बहुत भोली मासूम बेटा, तेरे को दुनिया वाले बेच खाएंगे ऐसे तो, थोड़ा मान के चल, है ना? हाँ, ठीक है। जैसे आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती ना, आइडियल गैस एंड रियल गैस, वैसे आइडियल जो अपन सोचते कि ऐसा होता होगा, वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है? चलो कोई नहीं,
आइए इधर, और कुछ कर भी नहीं सकते आप, ठीक है। चलिए, जो होना वो हो गई। क्लास 10th के बारे में बात करते हैं। हम लोग आते हैं इतिहास के पन्नों में अपने इस टॉपिक के ऊपर। 10th में आप लोगों ने पहला चैप्टर जो साइंस में पढ़ा होगा, मैं सीबीएसई के अकॉर्डिंगली बात कर ले, तो कोई आईसीएससी वाला हो या कोई स्टेट बोर्ड वाला हो, तो जनरली चैप्टर्स हो ही रहते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर कंटेंट हो जाता है। सीबीएसई में पहला चैप्टर क्लास 10 का साइंस में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहले पेज में मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग, डेजलिंग फ्लेम, सैंड पेपर से रख के, कुछ याद आ रहा होगा किताब के इस पन्ने पे, यहाँ बीचों बीच एक डायग्राम बना होता है मैग्नीशियम वो फ्लेम वाला, और यहाँ सब लिखा होता है। आगे बात सब कुछ याद आ रहा है, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको जरूर याद आएगा, है। बीच में एक ओपन बुक टेस्ट भी आया था बीच में, किताब खोल के टेस्ट दो, ये प्रपोजल है, आया था। किताब खोल के भी टेस्ट दे सकते, क्वेश्चन पूछा गया, किताब लेके बैठो टेस्ट दे दो, स्कूल लेवल में आया हुआ है। अरे आज हो चुका है उसमें, कोई बात नहीं, तुम इधर उधर रहे होगे, जिस क्लास के लिए आया होगा तुम उसके इधर उधर कहीं ना कहीं रहे होगे, उससे छोटी क्लास में रहोगे, बड़ी क्लास में रहे होगे। उसमें क्या था कि किताब खोल के आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। ये एजुकेशन सिस्टम की प्रपोजल से कि बच्चे बहुत नालायक हो चुके, पढ़ाई लिखाई करते नहीं आजकल के, तो कैसे तो पास हो, कम से कम किताब खोल के ही कर ले। अब पेपर आया, अब जिसने पढ़ाई नहीं उसको क्या पता किताब में कहाँ लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आया, पूरे पेज पलटेगा पहले, तो कहाँ है पहला क्वेश्चन। पढ़ा होगा तो पता होगा किताब में कहाँ लिखा, जो पढ़ा ही नहीं तो किताब भी दे दो तो क्या कर लेगा वो, ठीक है। तो ऐसे क्लास 10 की बात करें तो हम लोग पहला चैप्टर आता है बेटा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें सबसे पहले आप पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में और उनकी बैलेंसिंग के बारे में। पहले पेज में आपको ये बैलेंसिंग, 4 पेज में चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। पहले पेज में बैलेंसिंग बैलेंसिंग दे दिया, सेकंड पेज में भी थोड़ा बहुत बैलेंसिंग चलता है। फिर आता है कि बैलेंसिंग करने के बाद सेकंड टर्म आती केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। उसमें 5 टाइप दिए होते हैं आपको, बिल्कुल। पहला है कॉम्बिनेशन, याद आएगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे। ये सब पहले चैप्टर, ठीक है, इसका कुछ नहीं है, पढ़ाइए। सुना सुना लग रहा है, हाँ सुना ही रहेगा वो तो, बस सुना सुन, बस मतलब मैं बोलूँ पढ़ा है तो ये ऐसा मत सोचना कि आता हो तुमको, मैं बोलूँ तुमने पढ़ा है तो ये बस अगर टॉपिक सुन रखा, हाँ सर पढ़ रखा है, बस इतना ही बोलना होता है, कुछ नहीं है ना। ये मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, मैं मालूम है याद नहीं होगा किसी को, हमने कल का याद नहीं है, अपना नाम रोज लिख रहे तब तो याद हुआ आज 20 साल के बाद, तो अपन कहाँ याद कर लेंगे, है ना, ठीक है चलो। तो ऐसे दिल पे मत लिया करो चीजों को, ठीक है। आइए यहाँ पर बात करते हैं। अब देखो इसमें आप जितनी रिएक्शन यहाँ पढ़ने वाले हो आईयूसी में, मैं सब बता दूंगा आपको 10th में कहाँ पढ़ा था। आप यहाँ 10th ही पढ़ रहे हो, अब अगर 10th आपने फिर अब क्या करें, ठीक है। तो आपने 10th में पढ़ा था कुछ ऐसा, तो थोड़ा थोड़ा याद आएगा ना, तो ऐसे थोड़ा रिलेट करते तो ना सिंपल लगने लगता है। अब ये रिएक्शन अगर याद नहीं है आपको, तो बेटा फिर कुछ नहीं हो सकता आपका, ये तो बच्चे बच्चे को याद होती है। तो इसमें अपन ने क्या करा, इसमें अपन ने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, और हीट करके एक सिंगल कंपाउंड को 2 या 2 से ज्यादा में अगर आप डिकम्पोज करते हो तो इसको आप बोलते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन, अरे बायो में भी तो पढ़ते हो डिकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, नहीं, हाँ। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या, डिकम्पोजिशन का मतलब एक चीज को 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में अगर आप ब्रेक कर दोगे तो उसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन। अब इस डिकम्पोजिशन को कराने के लिए 10th में हाँ हाँ 3 तरीके थे। किसी को गर्म कर 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 करके चूल्हे पर रख दिया, गर्म करते गए करते गए करते गए करते गए, टूटेगा कभी तो टूटेगा, ठीक है, टूट गया, इसको बोलते हैं हीट देकर डिकम्पोज किया तो क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है।
याद आ रहा है कुछ? एक 10th में आपकी एक्टिविटी थी फोटोग्राफ वाली, AGBR। एक ही रहेगा वो क्वेश्चन आते हैं, मतलब 10th का पेपर भी बता दूं तुमको अभी, है ना? वैसे 12th का फिक्स है, वैसे 10th का फिक्स, वही क्वेश्चन आएंगे घूम फिर के। AGBR को आप डिकम्पोज करते थे, फिर बोलते थे कि इसको फोटोग्राफी में यूज करते थे। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, 1 मार्क का क्वेश्चन आता था। AGBR हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आया भी हो, टिक करके आया हो, मुझे नहीं पता, हो सकता आया हो, ठीक है? यही क्वेश्चन आते थे। एक होता है याद करो क्या था ये, इसमें क्या था? एक्टिविटी है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ वो 2 डब्बे, एक में डब्बा इतना होता था, दूसरे में उसका आधा होता था। और ये क्वेश्चन पूछता था कि इसका वॉल्यूम डबल है, इसका वॉल्यूम आधा क्यों है? तो आप फिर लिखते थे कि वाटर जो है ना, इस वाटर को जब अपन डिकम्पोज करेंगे तो 2 चीजें मिलेगी, एक तो H2 और एक O2। हाइड्रोजन 2 है तो इसका 1 मोल आ गया, ये एक ही है तो इसका हाफ मोल आ गया, तो इसका वॉल्यूम डबल होगा, इसका वॉल्यूम आधा होगा। ठीक है, हाँ। सब 10th की चीजें हैं, सुनते जाओ, बस थोड़ा सा याद आता है तो पता चलेगा अपने। बहुत सिंपल सी चीजें, अपन फोकट का अननेसेसरी टेंशन लेकर चलते हैं, कुछ भी नहीं। रिएक्शन सब याद हो जाएंगी यहीं पे, पर ये है याद तो हो जाएगी। 5 मई तक याद रखना वो डिफिकल्ट होता है, समझना डिफिकल्ट नहीं होता। समझ तो सब आ जाएगा, वैसे तो डिफिकल्टी होता है, पर यहाँ खड़े अभी सामने तुम्हारे, तो समझ में तो आ जाएगी सारी चीजें। पर उसको 5 मई तक कैसे सस्टेन करोगे वो क्रूशियल रहेगा, और वही आपके अंदर डिफरेंस लाएगा कि भाई आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब सुनो, हीट वाला ये रिएक्शन आपने पढ़ा था, ये भी एक एक्टिविटी थी। ब्राउन गैस, भूरिया। जीवन में पहली बार भूरिया का इंट्रोडक्शन यही हुआ था क्लास 10th में आपके साथ। अब जाके किताब उठाना, 10th में मिल जाएगा ये सब चीजें, ठीक है? तो अब भेज दिए, समोसा खा लिए सर, ठीक। तो अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं? तो पहली बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि आपने ये जो चीज पढ़ रहे हो ये कुछ नया नहीं है आपके लिए, आपने ये सब चीजें पढ़ी हुई है, पढ़ी है मतलब पढ़ी है, ठीक है? हाँ। अब सुने, अगर आप हीट देकर किसी चीज को डिकम्पोज कराते हैं तो इस तरह के डिकम्पोजिशन को हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट की बात होती है ना, हीट के, है ना? हीट देकर अगर आप डिकम्पोजिशन कराते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन। अब ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन हम करा रहे होंगे, इसमें से आपको कितने टाइप के डिकम्पोजिशन पढ़ने वो समझिएगा। 7 टाइप के आपके सामने रिएक्शंस आई, और हर टाइप में जितने चाहे उतने एग्जाम्पल लिख दो। जैसे पहला टाइप लिखा है उसमें मैं चाहूँ तो 10 एग्जाम्पल लिख दो, चाहे तो 2 लिख दो। अब आपको लगेगा अरे 100 रिएक्शन याद कर लिए, रिएक्शन 7 ही याद कर लिए, और उसमें 7 में जितने चाहे उतने एंटर करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। बहुत सिंपल सी चीज, सुनते जाना, समझते जाना, ठीक है? अब एक बात बताओ, यहां से आपका स्टार्ट होगा रिएक्शन वाला पार्ट। क्या चालू होगा? अब रिएक्शन देखा तो एकदम से दिल दहल जाता है अपना, है ना? कि रिएक्शन कैसे याद करेंगे, रिएक्शन को याद कैसे कर? कुछ रिएक्शन 11th में पढ़ी होंगी, 10th में पढ़ी, कैसे याद करते हो? रिएक्शन याद होती है, रिएक्शन में होती है, रट लेते थे। रटना तो पड़ता ही है, चीजों को समझने के बाद रटना ही पड़ता है, कुछ भी हो, है ना? मतलब सिर्फ समझने से याद नहीं होती चीजें, रटना तो पड़ेगा ही। समझ के रटते हैं तो आसानी से याद हो जाता है, सिर्फ रटते हैं तो भूल जाते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी अपनी, वेपर प्रेशर उड़ जाते हैं फटाफट। रिएक्शंस आपको यहां से स्टार्ट होगी, आईओसी में, ओसी में, दोनों में रिएक्शंस आपको मिलने वाली, भरपूर मिलने वाली। अब लास्ट में जब सारा सिलेबस खत्म हो जाता है ना, तो ये कॉमन डाउट्स है। बच्चा आएगा, सर रिएक्शन पढ़ी तो थी, एक भी याद नहीं, भूल गए। ये कॉमन प्रॉब्लम है, आप में से बहुत सारे बच्चे लास्ट में आएंगे, और वो लास्ट में ना है, इसलिए बता दे रहा हूँ पहले। मेरे पास आने से फायदा होगा नहीं, मैं पहले बता देता हूँ मैं क्या बोलूंगा उस समय। क्वेश्चन प्रैक्टिस समझ में आ गई पहली बार। दूसरी चीज, अगर रिएक्शंस आपको याद रखनी है और सस्टेन करनी है 5 मई तक, है ना? समझ में तो आ जाएगा, बोर्ड पे जो भी बताएंगे फटाफट याद भी हो जाएगा, और एक पूरा टॉपिक आप 3 4 5 मिनट में रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है? कुछ नहीं है इसमें, चाहे एग्जाम्पल कितने भी आए। लेकिन अब वो 5 मिनट आप 5 मई तक दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? 10 बार, 20 बार, 50 बार देना पड़ेगा वो टाइम, ठीक है? रिएक्शंस को अगर आपको याद रखना है तो बेटा एक ही तरीका है, रिएक्शन को लिखने के बाद दीवारों को चिपका लेना, यहाँ की नियत जरूरत नहीं है, ठीक है?
रिएक्शंस में ये बात समझ ली, चाहे ओसी हो चाहे आईओसी हो, दोनों में ये बात होगी। आपको जब क्लास में पढ़ाया जाएगा, जैसे ओसी में तो आप जनरली मैकेनिज्म के थ्रू काम करेंगे, तो आपको चीजें सब समझ में आ जाएंगी। आप जब क्लास में पढ़ रहे होंगे फील गुड भी आएगा कि भैया मुझे याद हो रहा है, सब चीजें समझ में आ रही, लेकिन बेटा वो याद आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक रख पाओगे, उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी चीजें उड़ जाती दिमाग से, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी, इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो ह्यूमन साइकोलॉजी ये बोलती है कि अपन अगर किसी चीज को याद कर रहे हैं ना बेटा, तो उसको भूलने में आपको ज्यादा समय लगेगा नहीं। पापा से चेक कर रहे है ना, बाबू जी बेटा क्लास में बैठ के क्या चैट कर रहे थे? थर्मल डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं। अरे पापा को बाबूजी तो बोलते हैं, पिताजी। हाँ सुनो इधर, सुनो मेरी बात ध्यान से। थर्मल डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं ना, सुनो। तो क्या होता है, अपने को रिएक्शन अगर लंबे टाइम तक सस्टेन करनी है तो क्या होगा, आप 2 दिन 3 दिन के लिए याद रख लोगे, लेकिन उसके बाद दिमाग से चीजें निकल जाएंगी। और अगर उसको याद रखना, अब आप सोचोगे कि यहाँ पर जो रिएक्शन आपको लिखाई जाए और आप रोज पेज पलट के उसको रिवाइज कर लो, ऐसा नहीं कर पाओगे। आपने पहला चैप्टर पढ़ा, कितनी बार पहले पेज तक पहुंचे आप? नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचोगे, जाओगे। एक बार साल में एक बार पहुंचने से तो रिएक्शन का तो आर भी याद नहीं होगा तुमको। तो ध्यान रखना, आपको चीजों को कंटिन्यूअसली देखना पड़ेगा, रिएक्शंस तभी याद होगी, चाहे वो ओसी हो चाहे एसी हो। तो रिएक्शन को कंटिन्यूअसली देखने के लिए आपके पास दीवार पे पेस्ट होना चाहिए। अब जो रिएक्शन यहाँ लिखाई जाएगी, इसका कंसाइज फॉर्म क्या होगा वो आपको लिख लेना। मतलब रिएक्शन अपन बहुत सारे लिखेंगे, पर मैंने बोला मेन तो 7 ही है उसमें से चीजें, वो 7 चीजें आपको लिख के हाईलाइट करके दीवार पे चिपका लीजिए। जैसे आगे भी जो रिएक्शंस आएंगे, जो बोल दी जाए आपको कि रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो उसका किसी का मैकेनिज्म है जैसे कॉमन, तो उसका मैकेनिज्म लिख लेना, बाकी एग्जांपल लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि मैकेनिज्म एक बार याद कर लिया तो आगे का एग्जांपल कोई भी आएगा आप आराम से उसको कर सकते हो। तो ये करना पड़ेगा आपको। और अभी तक अगर आपने दीवारों पे भर चुकी है, कई बार ऐसे बच्चे बोलते सर दीवार ही भर गई हमारी, तो इतना लिख डाला हमने, ऐसा ऐसा दिख तो नहीं था तुम्हारी शक्लें देख के कि तुमने भर दिया होगा दीवारें, लेकिन ठीक है। तो अगर दीवारें भर गई तो छत पे चिपका लेना, जहाँ सोते हैं वहां पर ऊपर के दिखे कि हाँ ये याद करना है, ठीक है। याद करना है, और वो तभी याद होगा जब कंटिन्यूअसली अपने को वो चीजें दिखेगी। अब किसी को लिखने में आलस आता हो, बहुत दिक्कत है जीवन में कि सर लिखना तो चाहते हैं पर लिखने में आलस आता है, तो प्रिंट आउट निकलवा लो, किसी को समोसा कचौरी खिला के लिखवा लो, लिखवा लो, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन जब तक बेटा दिखेगा नहीं तब तक चीजें याद नहीं होगी। अब लास्ट में आप आए कि सर पढ़ा था रिएक्शन, याद नहीं आया, तो मैं बोलूंगा कि वो थर्मल डिकम्पोजिशन जिस दिन पढ़ाया था उसका वीडियो लेक्चर देखो, वहां पर मैंने 10 मिनट इसको स्टार्ट करने के पहले कुछ प्रवचन दिए थे। अगर वो प्रवचन का आपने पालन किया है तो आपको रिएक्शन याद हो चुकी होंगी, और अगर आपने पालन नहीं किया तो यकीन मानिए आपको नहीं याद होगा, चाहे इस साल देख लेना चाहे अगले साल देख लेना, चाहे उसके अगले साल। रिएक्शन याद करने का एक ही तरीका है, वो चाहे आप हो, मैं भी, मैं अगर मैं खुद रिएक्शन नहीं देखूंगा 2-4 साल बाद मैं भी भूल जाऊंगा, ठीक है। तो रिएक्शन याद रखेंगे तभी याद होगी जब कंटिन्यूअसली आप उसके टच में रहेंगे, वरना आप भूल जाएंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन की। थर्मल डिकम्पोजिशन में सबसे पहले आ रहा है हीटिंग इफेक्ट। अब मैं जो बता रहा हूँ ना, ये मैं पूरा पहले कंसाइज पार्ट बता रहा हूँ कि 100% ऑफ द रिएक्शन ये जो इसमें आप पढ़ेंगे उसमें से 70-75% कैसे काम चलेगा। इसको लिखना नहीं है, अभी सुनते जाइए। आपको जो डिकम्पोजिशन पढ़ना है, डिकम्पोजिशन में मैंने क्या बोला, यहां पर एक रिएक्टेंट होगा, एक रिएक्टेंट को आप हीट करोगे और हीट करने पर वो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में टूटेगा। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब ये जो कंपाउंड होगा ना, ये कौन कौन हो सकता है, ये आपके सिलेबस में कौन कौन होगा, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। पहला आपको जो केस मिलेगा वो मिलेगा मेटल का कार्बोनेट। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? मेटल कार्बोनेट के एग्जांपल्स हो सकते हो क्या, क्या हो सकता है? क्योंकि मैं तो मेटल कार्बोनेट लिखा दूंगा, एग्जांपल में मेटल कार्बोनेट हो सकता है लिखा हुआ ना, एग्जांपल आ जाए। क्या कैल्शियम कार्बोनेट, क्या जिंक कार्बोनेट, क्या आयरन कार्बोनेट? बेटा कैल्शियम जिंक आयरन सब मेटल ही तो है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, मेटल कार्बोनेट। आगे सुनिएगा दूसरी बात, ये लिखना नहीं अभी, सुनते जाइए। मेटल कार्बोनेट के अलावा आएगा मेटल का बाय कार्बोनेट। क्या आएगा, क्या आएगा? बाय कार्बोनेट। बाय कार्बोनेट का फॉर्मूला HCO3- मेटल कुछ भी हो सकता है। तीसरा आएगा मेटल का हाइड्रोक्साइड। क्या आएगा?
चौथा जो आएगा वो आएगा मेटल का नाइट्रेट, मेटल का नाइट्रेट। और पांचवा जो आएगा बेटा वो आएगा मेटल का सल्फेट। पहले तो इन 5 पे बात करते हैं ना, बाकी 2 जो है उसको हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे। तो देखिए इनमें जो कंडीशंस आपको देखने को मिल रही हैं, उस कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन आ रहा है मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल नाइट्रेट, मेटल सल्फेट। और जो बचे हुए 2 कंडीशंस आप पढ़ोगे, जिसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट देख लें टाइप क्या होता है। उसमें से एक मिलेगा आपको मेटल क्लोराइड और एक मिलेगा अमोनियम सॉल्ट्स। ये 7 तरह के हीटिंग आपको पड़ेगा। अब इसके अंदर कितनी भी रिएक्शन लगे। अब देखो इनमें से अभी हमारा जो फोकस है वो इन 5 पे। अब पहले इनका डिफरेंस समझिए भैया। यहां मैंने जो बोला ना मेटल कार्बोनेट, एक बात बताओ, सॉल्ट मैंने पहले भी टर्म यूज करा था, डबल सॉल्ट, एलम वेलम जो पढ़ाया था मैंने। सॉल्ट क्या होता है? केटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन को सॉल्ट बोलते हैं। वो एसिड बेस चल जाएगा। केटायन एनायन के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? सॉल्ट। तो यहाँ मेटल केटायन और ये एनायन, ये केटायन ये एनायन, ये केटायन ये एनायन, ये केटायन ये एनायन, केटायन एनायन केटायन। ऐसे सॉल्ट जिसमें मेटल हो इसको बोलते हैं मेटल सॉल्ट। क्या बोलेंगे इनको? ये शुरू के जो 6 है ना, ये मेटल के सॉल्ट है, मतलब मेटल के साथ कोई एनायन होगा तो इनको हम लोग जनरली क्या बोलेंगे? मेटल सॉल्ट। इसमें मैंने क्या लिखा है? अमोनियम सॉल्ट। इसका मतलब जब मेटल केटायन है तो ऐसे सॉल्ट को क्या बोला जाएगा? मेटल सॉल्ट। जब अमोनियम केटायन है और उसके साथ यहां पर एनायन में कोई भी आए इनमें से, तो उसको मेटल सॉल्ट ही बोलेंगे, क्योंकि ये मेटल नहीं है, ये क्या है? अमोनियम। उसको क्या बोलेंगे? अमोनियम सॉल्ट। यहाँ कोई ना कोई एनायन आएगा ढेर सारे। अब सुनो, हम लोग अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो मेटल सॉल्ट के बारे में कर रहे हैं। किसके बारे में? तो ये मेटल सॉल्ट नहीं है, इसको हटा दिया अभी थोड़ी देर के लिए, पढ़ना इसको भी है। ये सारे मेटल सॉल्ट है, लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे मेटल के ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट पढ़ने। क्या पढ़ने? ये शुरू के 5 है। ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट का मतलब ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन। तो अभी जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं, 7 में से 5 केसेस जो हम पढ़ रहे हैं वो मेटल के ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट्स को समझ रहे हैं, क्योंकि उन सबका जो रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है वो एक जनरल तरीके से काम करता है, कॉमन तरीके से काम करता है, तो हमारे दिमाग में आराम से पहले फिट हो जाएगा। तो पहले मैं आपको प्रोडक्ट्स बताता हूं, फिर अपन इनको पढ़ेंगे इंडिविजुअली डिटेल में, लेकिन अपने दिमाग में फिट हो जाए ताकि रिएक्शन अपनी फटाफट सॉल्व हो जाएगी। आपको एग्जाम में ऐसा कुछ रिएक्शन दिया गया हीट करने का, तो आप किसको हीट कर रहे हो? मेटल कार्बोनेट को, मेटल बाइकार्बोनेट को, हाइड्रोक्साइड को, नाइट्रेट को, सल्फेट को। बेटा इन सब में से जो सबसे बड़ा एनायन है ना साइज वाइज, वो कौन है बेटा? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को अपन बोलेंगे बड़ा भाई। क्या बोलेंगे? दिस इज द बड़ा भाई, दिस इज छोटा भाई। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में ये बड़ा है, दिख रहा है, एक एच एक्स्ट्रा है, तो ये बड़ा भाई और ये छोटा भाई। कार्बोनेट सी छोटा भाई, बाइकार्बोनेट बी बड़ा भाई। ठीक है, तो बड़ा भाई छोटा भाई रिएक्शन हो गया, पर ध्यान सुनते जाना। ठीक, अब देखो मेटल कार्बोनेट को जब आप हीट कर रहे हो या मेटल के किसी भी ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट को जब आप हीट कर रहे हो ना, तो ध्यान सुनना, इनको हीट करने पर मेटल किसके साथ जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। तो आपको क्या मिलेगा? मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड। ध्यान सुनते जाना। आप किसी भी मेटल के ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट को हीट करने जा रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। लेकिन डिकम्पोज करने पर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनने चाहिए। चले इधर ध्यान दे। तो ये मेटल के ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट है, और मेटल के ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट को हीट करने पर पहला प्रोडक्ट दिमाग में फिट करो, क्या मिलेगा? मेटल ऑक्सीजन। अच्छा मुझे बताओ, मेटल और ऑक्सीजन के अलावा, मेटल और ऑक्सीजन के अलावा तीसरा एलिमेंट कोई दिख रहा है क्या? कौन है? कार्बन। अरे मेटल और ऑक्सीजन के अलावा तीसरा एलिमेंट कौन है? कार्बन। यहां मेटल और ऑक्सीजन के अलावा एलिमेंट कौन है बेटा? हाइड्रोजन है और कार्बन है। मेटल और ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन, मेटल ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन, मेटल ऑक्सीजन के अलावा सल्फर। तो जब आप हीट करोगे ना तो मेटल ऑक्साइड तो मिल ही गया, और मेटल और ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट बच रहे हैं उनके भी ऑक्साइड मिलेगी। क्या मिलेगी? अब मुझे बताओ यहां कौन मिल रहा है? कार्बन। तो कार्बन का ऑक्साइड आएगा प्रोडक्ट में, कार्बन का ऑक्साइड CO। यहां पर मेटल और ऑक्सीजन के अलावा 2 एलिमेंट बच गए। कौन कौन से एलिमेंट? हाइड्रोजन और कार्बन। तो हाइड्रोजन का भी ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन का भी ऑक्साइड मिलेगा। अब हाइड्रोजन का ऑक्साइड बोलूं तो वाटर, और कार्बन का ऑक्साइड बोलूं तो CO2। मुझे बताइए मेटल और ऑक्सीजन के अलावा एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। तो उसका ऑक्साइड मिलेगा, और हाइड्रोजन का ऑक्साइड मतलब वाटर। यहां पर बोलिए मेटल और ऑक्सीजन के अलावा एलिमेंट कौन बच रहा है? नाइट्रोजन। उसका ऑक्साइड, नाइट्रोजन के तो ढेरों ऑक्साइड मिलते हैं।
N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। तो अपने को ये याद रखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड मिलता है, और वो मिलता है भूरिया। कौन मिलता है? तो जब मेटल नाइट्रेट को, ये भी 10th वाली रिएक्शन है, सबसे पहले भूरिया जो सुनते हो, PbNO3 ट्वाइस वाली रिएक्शन है। जब आप मेटल के नाइट्रेट सॉल्ट को हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड तो मिलेगा, साथ में नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलेगा, बट नाइट्रोजन के ढेरों ऑक्साइड में से कौन सा वाला ऑक्साइड मिलेगा? भूरिया। और भूरिया इज NO2। मुझे बताइए मेटल और ऑक्सीजन के अलावा कौन है बेटा? सल्फर। सल्फर का भी ऑक्साइड मिलेगा, सल्फर के भी तो दो ऑक्साइड मिलते हैं, SO2 SO3। कौन मिलेगा? SO2 सर, SO2 मिलेगा, SO3 मिलेगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलेगा, याद नहीं पाएगा। जितने ऑक्सीजन उससे एक कम। याद ना हो फिर छोड़ दो, अपने बस का नहीं है, ठीक है। तो ये अपन ने डिस्कस किया। सबसे पहले मेटल के ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट्स को जब हम हीट करेंगे तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा? एक तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा, साथ ही साथ मेटल ऑक्सीजन के अलावा जो तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट जो भी बच रहा होगा उसके भी क्या मिलेगा बेटा? ऑक्साइड। और कहीं पर कंफ्यूजन हो, वो कंफ्यूज यहीं तो हो सकते हैं दो जगह आप, तो आपको पता होना चाहिए NO3 में कौन मिलेगा, नाइट्रेट में कौन मिलेगा, भूरिया, और SO4 में कौन मिलेगा, SO3। और याद ना आए तो जितने ऑक्सीजन उससे एक कम ऑक्सीजन वाला प्रोडक्ट बना देना। और सुनिए आगे, अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरी बात, अभी हमने जो ये पढ़ा इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूं मैं, ठीक है। वो चेंजेस क्या क्या है वो समझिएगा। सबसे पहली बात, मैंने बोला कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, इन सब में से जो सबसे बड़ा एनायन है वो कौन है बेटा? बाइकार्बोनेट। तो दो तरह की हीटिंग होती है, एक होती है कंप्लीट हीटिंग और एक होती है पार्शियल हीटिंग, या एक होता है कंप्लीट डिकम्पोजिशन और एक होता है पार्शियल डिकम्पोजिशन। जब किसी बड़े एनायन को आप हीट करोगे ना तो ये एकदम से पूरा नहीं टूटेगा, ये स्टेप बाय स्टेप टूटता है। पहले ये बड़े से थोड़ा छोटा बनेगा, फिर छोटे के बाद और आगे डिकम्पोज होता है, एक साथ नहीं टूट जाएगा। तो जब आप बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो ये डायरेक्टली ऑक्साइड नहीं देगा, पहले बड़ा भाई गेट्स कन्वर्टेड इनटू छोटा भाई। तो यहां पर जो प्रोडक्ट है उसमें आपको मेटल ऑक्साइड नहीं मिलेगा, यहां पर आपको पहले मेटल का कार्बोनेट मिलेगा। बड़ा भाई गेट्स कन्वर्टेड इनटू छोटा भाई, फिर छोटे भाई को जब फर्दर हीट करोगे तब जाके मेटल ऑक्साइड बनता है। लेकिन आपको मेटल ऑक्साइड तक नहीं पहुंचना है, आपको ध्यान रखना है कि भाई बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर आपको ऑक्साइड के बदले क्या मिलेगा बेटा? मेटल का कार्बोनेट। और इस रिएक्शन को हम बार बार क्या बोलेंगे बेटा? बड़ा भाई छोटा भाई रिएक्शन। इसका मैं एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल है वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा की रिएक्शन जो आप पढ़ते हो, ये वही होगा। NaSCO3 को गर्म करके आपको Na2CO3 मिलेगा। तो पहले इसको दिमाग में फिट करते हैं, ध्यान सुनिएगा। क्या बोला मैंने आपको? 5 तरह के सॉल्ट्स आपने देखे, मेटल के ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट। कॉमन बात बताइए, मेटल के ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट को हीट करने पर जनरली क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जनरली क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड। साथ में मेटल और ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट बच रहा होगा उसका भी क्या मिलेगा? ऑक्साइड। नाइट्रेट वाली रिएक्शन में कौन सा ऑक्साइड मिलेगा? भूरिया। और सल्फर वाली रिएक्शन में कौन सा ऑक्साइड मिलेगा? SO3। याद ना आए तो एक कम वाला याद हो जाएगा। पर मेटल के बाइकार्बोनेट को जब हीट करोगे तो क्या ये डायरेक्टली ऑक्साइड बनाएगा या बड़ा भाई छोटा भाई बनाएगा? बड़ा भाई छोटा भाई। तो बड़े भाई को हीट करने पर क्या मिलेगा? छोटा भाई, ठीक है। और छोटे भाई को फर्दर हीट कर देते हो तो ऑक्साइड बन जाता है, पर अपने को वहां तक जाना नहीं। एक और बात सुनिएगा यहाँ पर, खास बात बेटा, ये जो नाइट्रेट है ना, एक बात बताओ, सॉल्ट जो होता है, मैंने बोला कैटायन एनायन का कॉम्बिनेशन होता है, और आपने क्या बोला? एसिड बेस वाली बात, दोनों बातें। इसमें सॉल्ट में जो कैटायन आता है वो बेस से आता है, और ये जो आता है ये एसिड से आता है। तो मुझे बताओ HNO3 की अगर मैं बात करूं, नाइट्रिक एसिड से आएगा। ये HNO3 वाला जो आयन मिलेगा ना, ये नाइट्रेट आयन कहां से मिलेगा? HNO3 वाले एसिड से मिलेगा। और ये जो HNO3 वाला एसिड है बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपके सिलेबस का, मतलब बोर्ड में मान लो आने वाला क्वेश्चन ही है। जो बोर्ड में मैंने बोला ये क्वेश्चन आता है उसमें से इसका क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है। 2 नंबर 5 नंबर में आएगा, वो पढ़ेंगे जब P ब्लॉक में तो बताऊंगा। अब देखो ये नाइट्रिक एसिड है, तो ये जो एनायन मिला है वो कहां से मिला है? नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपके सिलेबस में ढेर सारे आपको रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ने, 5 टाइप के रिएक्शन, तो उसमें से रिडॉक्स भी था, यही पढ़ोगे आप सिलेबस में। उन 5 में से कुछ ना कुछ पढ़ रहे होगे, मैं बार बार बताते जाऊंगा आपको। तो नाइट्रिक एसिड जो है ना, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या? सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना, सामने वाले को, और खुद रिड्यूस होना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। ये बहुत ही बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने के लिए उसके मुंह पे ऑक्सीजन फेंक के मारता है। क्या फेंक के मारता है? उसको ऑक्सीडाइज करना, उठाया और दिया। किसी के सामने वाले का मुंह फोड़ना तो क्या पत्थर उठा के दिया तो मुंह पे, उसको ऑक्सीडाइज करना तो ऑक्सीजन उठा के मार दिया उसको। तो ध्यान सुनना, ये जितने भी एनायंस है ना, इनमें से सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है बेटा? ये वाला। और ये क्योंकि सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे, वहां पर बार बार ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा जब आप P ब्लॉक में पढ़ोगे। तो क्योंकि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने के लिए उसके मुंह पे क्या फेंक के मारेगा बेटा? ऑक्सीजन। मतलब इस रिएक्शन में आपको यहां पर एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा और वो प्रोडक्ट कौन है बेटा? ऑक्सीजन। और वो सिर्फ नाइट्रेट वाले में ही मिलेगा क्योंकि इन सब में से सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? अब देखो ये जो बातें अभी हम लोगों ने करी इसको फिर से फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं। आइए अब आप बताएंगे और आराम से दिमाग पे जोर डालते हुए रिकॉल करते हुए चलना है आपको। कोशिश करें कितना रिटेन हो चुका है। कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, मैकेनिज्म आपको बता दिया। सबसे पहले क्या ये पांचों के पांचों मेटल के ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट है या नहीं है? मेटल के ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट में सबसे पहला प्रोडक्ट मेटल और कौन जुड़ेगा? ऑक्सीजन। तो मेटल और ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो क्या मेटल का ऑक्साइड मिलेगा? हाँ। यहाँ भी जनरली क्या मिलना चाहिए था? मेटल ऑक्साइड। लेकिन क्या ये बड़ा भाई छोटा भाई रिएक्शन दिखाएगा? हाँ। अच्छा बताइए बड़ा भाई छोटा भाई रिएक्शन में कौन मिलेगा? मेटल का कार्बोनेट। क्या ये बात समझ में आ गई? बाकी सब में आपको नॉर्मली क्या मिलने वाला है बेटा? मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। कीप काम एंड अंडरस्टैंड द रिएक्शंस। ठीक है, आराम सब समझ में आ जाएगा। पर ये वही वाली बात है कि मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक याद रहेगा, लेकिन 5 मिनट तक याद करना वो डिफिकल्ट टास्क रहने वाला है। और वो तभी याद होगा जब आप इसको घर पे जाके दीवार पे, अभी जैसे ये समझ में आ गया ना, इसको दीवार पे चिपका लिया, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे देखने में। तो 2 मिनट अगर अभी नहीं दिए तो कभी नहीं हो सकती। उसको लिख लेना बेटा, है ना, वरना फिर बहुत परेशानी आएगी। फिर आपके लिए चीजें एडअप होती जाएंगी। बहुत ईजी, आराम से आप होता है। अब देखो ये जो बना, इसके बाद बताइए मुझे मेटल और ऑक्सीजन के अलावा किसको देखना है? तीसरे एलिमेंट को। यहां पर किसको देखना? हाइड्रोजन कार्बन को। यहां किसको देखना? हाइड्रोजन। यहां देखना है नाइट्रोजन, यहां देखना है सल्फर। मुझे बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा अगला? CO2। वेरी गुड। यहां बताइए क्या बनेगा? H2O और CO2, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। वेरी गुड। अगले वाले पे बताइए यहां पर कौन मिलेगा? यहां पर कौन मिलेगा? बोरिया। और साथ में क्यों क्यों यहां 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 बोरिया के अलावा मुंह पे फेंक के मारेगा ऑक्सीजन। क्यों? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहां क्या मिलेगा? SO2 या SO3? क्यों मिलेगा SO3? 4 है तो 3 वाला प्रोडक्ट बना देना है। मुझे बताइए यहां पर प्रोडक्ट मिल रहा वाटर, यहां पर मिल रहा बोरिया के साथ साथ ऑक्सीजन फेंक के मारेगा। और साथ में क्या मिलेगा? याद रखना ना, बोरिया ऑक्सीजन फेंक के मारेगा, बोरिया ऑक्सीजन फेंक के मारेगा। ठीक है ना, याद हो जाए आराम से। अब देखो अब आगे बढ़ते। अगली क्वेश्चन या अगला पॉइंट इस पे क्या बन सकता है? अब देखो आपने पढ़ा कि थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हो। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? जब एक कंपाउंड को 2 या 2 से ज्यादा में ब्रेक कर दो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। अब एक बात सुनिए, क्या इस क्वेश्चन को एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देता है कई बार, ए ऑन हीटिंग गिव्स बी प्लस सी, जिसमें बी का ये प्रॉपर्टी, सी का वो प्रॉपर्टी, पहचानो इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं, इस तरह से आइडेंटिफाई करिए। अब देखो इसको अपन स्टेटमेंट वाइज सुनते हैं, समझिए बस। क्या ये एक कंपाउंड है? हाँ। तो क्या बोलेगा? अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 प्रोडक्ट्स। क्या ये बात इसके लिए फिट बैठती कि नहीं बैठती? मैंने बोला अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 3 प्रोडक्ट्स। क्या ये बात इसके लिए फिट बैठती है? अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप आंसर दोगे, इनको 1 2 3 4 5 मान लेना। अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 प्रोडक्ट्स। 1 3 5 ऑड ऑड 1 3 5। अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 3 प्रोडक्ट्स। 2 4 2 4। समझ में दिख रहा है? मतलब एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट आए तो अपने दिमाग में क्लियर रहे कि भाई कहां से स्टार्ट करना है। अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 प्रोडक्ट्स, अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 3 प्रोडक्ट्स। अच्छा मुझे बताओ ये ऑक्साइड है कि नहीं है? ये भी तो ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक मेटल का ऑक्साइड है कि नॉन मेटल का ऑक्साइड? अब मैं पूछ रहा हूं अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 ऑक्साइड्स। क्या ये हो सकता है? क्या यहां पे ये ऑक्साइड है कि नहीं है? अरे है। क्या यहां भी 2 ऑक्साइड मिल रहे हैं? हाँ मिल रहे हैं। ये थोड़ी बोला कि 2 प्रोडक्ट, यहां पर क्या बोल रहा हूं? 2 ऑक्साइड। तो इसमें 2 प्रोडक्ट है, दोनों ऑक्साइड है। इसमें प्रोडक्ट तो 3 है लेकिन उनमें से ऑक्साइड 2 है। क्या ये 2 ऑक्साइड है? क्या यहां भी 2 ऑक्साइड है? देख लो आराम से, क्या इसमें 2 ऑक्साइड है या नहीं है? है। अरे है 2 ऑक्साइड। ये भी तो ऑक्साइड है, ये भी तो, ये ऑक्साइड थोड़ी, ये तो ऑक्सीजन है। ऑक्साइड तो किसी का बाइनरी कंपाउंड होता है। बताइए क्या ये 2 ऑक्साइड है या नहीं है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इनमें हर जगह आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 ऑक्साइड, क्या सारे हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। अब क्वेश्चन सुनिएगा आगे, अभी इन दोनों को मिक्स करते हैं। अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 प्रोडक्ट्स, बोथ आर ऑक्साइड्स। 2
two products, both are oxides. One और one, three, दो ही प्रोडक्ट है, दोनों ऑक्साइड भी है. A compound on heating produces three products, but out of them two are oxides. क्या बात समझ में? तो ये लैंग्वेज को कहां से कहां तक घुमाया जा सकता है उसको समझते हुए चल रहे हैं अपन, ठीक है ना. ये सुना हुआ रहेगा तो इजी रहता है एग्जाम में सॉल्व करना. पर ये रिएक्शन में तो कुछ भी नहीं, खत्म हो गई रिएक्शन. तो अगला पॉइंट, क्या हमने ऐसा पढ़ा था कि जो ऑक्साइड्स हैं, पीरियोडिक टेबल याद करिए, हाइड्राइड ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड का एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर पढ़ा होता है कि नहीं पढ़ा होता? पढ़ा होता है. तो मुझे बताइए, मेटल का जो ऑक्साइड होता है इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, क्या होता है? अरे कभी कभार एम्फोटेरिक भी तो होते थे. जनाबे अली गैंग वाले जो थे, मेटल्स ही तो थे, वो भी क्या होते थे? एम्फोटेरिक. तो मेटल का ऑक्साइड कैसा कैसा हो सकता है? बेसिक या फिर, अब एम्फोटेरिक कौन होगा वो अपने को अलग से याद होना चाहिए. जनाबे अली वाली जो गैंग है ये सब एम्फोटेरिक, इसके अलावा कोई और मेटल आए तो बेसिक. अच्छा मुझे बताइए, CO2 का नेचर? नॉन मेटल ऑक्साइड, एसिडिक. वाटर न्यूट्रल, पीएच के हिसाब से न्यूट्रल, ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से एम्फोटेरिक. मैं पीएच की बात चल रहा हूं. पीएच न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक. एसिडिक, एसिडिक. अब क्वेश्चन सुनिए, अगला लेवल जो बनता है. अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स टू प्रोडक्ट्स, बोथ आर ऑक्साइड्स, आउट ऑफ विच वन इज एसिडिक. अभी बताओ इसका आंसर क्या क्या हो सकता है? A compound on heating gives two products, both are oxides, out of which one is acidic. कौन कौन हो सकता है? पहले तो दो प्रोडक्ट इन तीन में है, दोनों ऑक्साइड भी है इन तीनों में. भैया तीन प्रोडक्ट वाला तो बाहर ही हो गया पिक्चर से, टू प्रोडक्ट ही बोला है उसने. और इनमें से दो में से एक एसिडिक होना चाहिए. क्या ये एसिडिक है? क्या ये एसिडिक है? क्या ये एसिडिक है? हाँ. तो आंसर विल बी 1 और 5. यहीं पे घुमाते फिराते रहेगा आपको. अब ये यहाँ घूम लिए तो वहां नहीं घूमोगे, नहीं तो घन चक्कर बन जाओगे, समझ नहीं आएगा क्या हो गया क्या नहीं. अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स टू ऑक्साइड्स. इसमें प्रोडक्ट नहीं बोला, इसमें क्या बोला? टू ऑक्साइड, एंड वन इज एसिडिक. बताइए, वन इज एसिडिक. क्या इसमें दो दो ऑक्साइड तो सब में ही है, और उनमें से एसिडिक ढूंढना. एक एसिडिक होना चाहिए कम से कम. एक, दो, तीन, चार. मतलब इसको छोड़कर सब हो सकता है. क्या बात समझ में आ गई? अब एक काम करें, पहले तो इसको आप नोट डाउन कर लो, बस इतना. ये कहीं पे भी अलग से लिख लेना इसको, ताकि आपको दिमाग में रहे कि अपन ये पढ़ा हुआ है. फिर अपन डिटेल में एक एक करके इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है ना. इसको नोट डाउन कर लीजिए. यही मेन पूरा बेसिक यही है आपका. तो इसको दिमाग में रखना, इसको थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब 2 दिन का गैप हो जाएगा, छुट्टी वुट्टी आपके टेस्ट वेस्ट है, उसके बाद इंजॉय करके आएंगे तो याद करके आएंगे, काम आएगा, है ना. 2 दिन बाद या तो देखेंगे कितना दिमाग में बैठा हुआ बिना दीवारों पे चिपकाए.